गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का चैप्टर 3 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। इन रेशों को कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। ये रेशे मनुष्य द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं और मनुष्य इन रेशों को रसायनों का प्रयोग करके बनाता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो इस पाठ के अंदर हम मानव द्वारा जो रेशे बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? देखिए इसका उत्तर, वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, रेयोन तथा नाइलॉन। एक्रेलिक और पॉलिएस्टर, रेयोन तथा नाइलॉन ये संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। तो संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं? जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, तो इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ये जो रेशे होते हैं ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, ये मनुष्य स्वयं तैयार करता है इन्हें, इसलिए इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि क्या पूछा गया है, रेयोन जो है वो एक संश्लेषित रेशा नहीं है। संश्लेषित का मतलब ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं है। ये मानव निर्मित नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा बहुत प्रकृति से भी बना हुआ है, प्राकृतिक पदार्थों से जैसे पौधों तथा जंतुओं से ही बना हुआ है। तो इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए? इसका उत्तर होगा ख पार्ट। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो पाउडर है या लकड़ी का जो बुरादा है उसे काष्ठ लुगदी बोलते हैं और उससे ये बनाया जाता है। तो ये लकड़ी की मात्रा भी इसके अंदर होती है, यानी कि पौधों से भी ये प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं तो कुछ प्राकृतिक रेशे भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। कौन सा रेशा? रेयोन। अगला प्रश्न देखिए, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कौन से? मानव निर्मित रेशे। तो इनको क्या कहते हैं? मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं और कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इसका ख पार्ट देखिए, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं। संश्लेषित जो रेशे होते हैं कच्चे माल से बनाए जाते हैं ना, इसलिए उन कच्चे माल को क्या कहेंगे? संश्लेषण। कच्चे माल को क्या कहेंगे? संश्लेषण। तो इसमें क्या आ जाएगा? संश्लेषण आ जाएगा ख वाले में। ग का पार्ट देखिए, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। इसमें क्या आ जाएगा? बहुलक। छोटी छोटी इकाइयों से रेशे बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं और छोटी छोटी इकाइयों से ही प्लास्टिक बनाए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़कर क्या बन जाती हैं? बहुलक बन जाती हैं। तो संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। क्या है? बहुलक है। इसमें अगला प्रश्न देखिए, नाइलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। नाइलॉन जो रेशा है उससे निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं और नाइलॉन रेशों की जो प्रबलता दर्शाती हों ऐसी 2 वस्तुएं बतानी हैं। नाइलॉन रेशा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, प्रबल होता है। उत्तर देखिए इसका, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नाइलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हैं। पैराशूट एक छतरी होती है
जो आसमान में उड़ने के लिए छतरी टाइप में प्रयोग किया जाता है, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग ऊपर आसमान में उड़ने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और ये किससे बना होता है? पैराशूट नायलॉन से बना होता है। इसी प्रकार चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सी होती हैं वो भी काफ़ी मजबूत होती हैं और ये मजबूती को दर्शाती हैं, प्रबलता को दर्शाती हैं, और ये दोनों ही किससे बनी होती हैं? नायलॉन से बनी होती हैं। नायलॉन जो रेशा है ये इतना ज़्यादा प्रबल होता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि एक जो स्टील की जो तार होती है ना, स्टील की तार, उसकी तुलना में नायलॉन रेशे की तार कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। स्टील की तार से भी ज़्यादा मजबूत नायलॉन रेशे की जो तार है, या जो हम कहें जो तागा है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। 5 का प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताइए। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य पदार्थ, उनका भंडारण जनरली सामान्यतः प्लास्टिक के जो बर्तन हैं या प्लास्टिक के जो पात्र हैं, जैसे टिफ़िन है, उनमें भी खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं। तो उनके 3 लाभ बताने हैं। प्लास्टिक के आपको 3 लाभ बताने हैं। तो प्लास्टिक के 3 लाभ कौन से हैं? ये चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब ये लंबे समय तक चलने वाला होता है। यह हल्का होता है। प्लास्टिक जो है धातु से हल्का होता है। जैसे जो टिफ़िन स्टील का है वो प्लास्टिक से ज़्यादा भारी होता है। प्लास्टिक का टिफ़िन हल्का मिलेगा आपको। जैसे खाना डालने के लिए जो टिफ़िन प्रयोग करते हैं वो प्लास्टिक का है ना, तो वो हल्का होता है और लंबे समय तक चलता है, चिरस्थायी होता है। और तीसरा लाभ क्या हुआ? ये मजबूत भी होता है। अगर एक और लाभ बताना हो तो आप कौन सा लाभ बताओगे? जो प्लास्टिक के जो पात्र हैं, इनमें आप जैसे अचार वगैरह डालोगे तो अचार हम रख सकते हैं प्लास्टिक के पात्रों में। वहीं अचार की अगर बात करें तो स्टील से बने हुए पात्र या फिर तांबे से बने हुए पात्रों के अंदर अचार हम नहीं रख सकते, क्योंकि अचार के अंदर खटाई होती है और वो खटाई इनसे अभिक्रिया कर जाएगी और वो अचार खराब हो जाएगा। तो अचार किस में रख सकते हैं? प्लास्टिक के पात्रों में रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लाभ हुआ प्लास्टिक के पात्रों का। अगला प्रश्न देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये प्लास्टिक के 2 प्रकार हैं। तो आप याद रखना है आपको कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनके मध्य अंतर देखिए। पहले हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक को। देखिए, थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है, विकृत हो जाता है, पिघल जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक को आसानी से मोड़ा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ जाता है। थर्मोप्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक है और थर्मोप्लास्टिक के अंदर ऊष्मा भी प्रभावित हो सकती है। जैसे गर्म करेंगे ना, तो गर्माहस या ऊष्मा इसके अंदर से प्रभावित हो सकती है। इसका प्रयोग कंदियाँ, खिलौने, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग सामान्यतः जैसे खिलौने हैं, खिलौने बनाने के लिए, या फिर और भी विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं वो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है, जो पिघलता नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं वो विकृत नहीं होता, गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। इसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, ये आसानी से नहीं मुड़ता है, ऊष्मा का कुचालक है। और ये क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इसका प्रयोग बिजली के स्विच, जैसे जो बोर्ड के अंदर जो स्विच होता है वो कौन से प्लास्टिक का बना होता है?
वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये मुड़ता नहीं है आसानी से, और जैसे बिजली के जो स्विच हैं वो गर्म भी तो होते हैं। जैसे देगची का हत्था होता है, बर्तनों के हत्थे, देगची या जो चाय बनाने का जो टोपिया है उसका जो हत्था जो प्लास्टिक का होता है वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। रसोई के जो बर्तन होते हैं वो भी कौन सी प्लास्टिक के, अगर प्लास्टिक से बना हुआ बर्तन है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है। फर्श टाइलें भी किससे बनी होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होती हैं। क्यों, क्योंकि ये गर्म करने पर पिघलती नहीं है, ये मुड़ती भी नहीं है, और ये कुचालक हैं। उष्मा की क्या है, कुचालक हैं। तो ये बिजली का जो स्विच है ये गर्म हो जाए तो भी नहीं पिघलेगा, और ये इसके अंदर से उष्मा भी नहीं जाएगी। इसी प्रकार बर्तन जो हैं, गर्म बर्तनों के हत्थे अगर प्लास्टिक के हैं तो ये हत्थे तो उष्मा के कुचालक हैं, इनके अंदर से उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो ये गर्म नहीं होंगे और हमारा हाथ नहीं जलेगा, तो आसानी से उस बर्तन को हम उतार सकते हैं। इसलिए बर्तनों के हत्थे स्विच किससे बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात और याद रखनी है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं और जो थर्मोप्लास्टिक हैं उनके उदाहरण और आपको याद रखने हैं। थर्मोप्लास्टिक के आप 2 उदाहरण याद रखेंगे, एक तो होता है पीवीसी, दूसरा पॉलीथीन। ठीक है, पीवीसी और पॉलीथीन, जो सामान्यतः जो पॉलीथीन होते हैं ये किसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। और पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अब बात आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। इसके 2 उदाहरण हैं, मेलामाइन और बेकेलाइट, ये आपको याद रखनी है। मेलामाइन और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं वो आग में भी चले जाते हैं तो भी वो कपड़े नहीं जलते हैं और ना ही पिघलते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और वो किसके बने होते हैं, मेलामाइन, बेकेलाइट, इन प्लास्टिक के वो बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। देगची के हत्थे, पहला प्रश्न देखिए, देगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, बताइए। इसका उत्तर देखिए, क्योंकि थर्मोसेटिंग उष्मा का कुचालक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, उष्मा का कुचालक। ये आग का प्रतिरोधक है, आग को अपने अंदर से नहीं जाने देता है, आग का प्रतिरोधक है, आग को रोक देता है। अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अक्षमता अधिक होती है। तो ये 3 बातें याद रखनी हैं। देगची के हत्थे थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता है, आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को सहन कर सकता है, ये पिघलता नहीं है, इसलिए देगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, इसका उत्तर भी देखिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है इन्हें बनाने में, इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है तो इनके अंदर से विद्युत नहीं जाती है और जो प्रयोग करने वाला जो है उसको करंट नहीं लगता है, विद्युत शॉक नहीं लगता। ये विद्युत शॉक से बचाने का काम करता है। जो उपभोक्ता है, जो काम करने वाला है, उसको विद्युत शॉक से बचाता है। दूसरी बात, ये गर्मी भी सहन करता है ना, तो अगर विद्युत बोर्ड अंदर से गर्म हो जाए, स्पार्किंग हो जाए, तब भी ये पिघलते नहीं हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए विद्युत प्लग या स्विच बोर्ड किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। चलिए 8 के प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, में वर्गीकृत कीजिए। ये आपको पदार्थ दे दिए गए, देखो, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन,
प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। ये जो पदार्थ हैं इनमें से कौन से पदार्थ पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और कौन से पदार्थ पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते वो आपको बताना है। अब पुनः चक्रित का मतलब क्या हुआ? पुनः चक्रित का मतलब ये हुआ कि उन्हें पिघलाकर वापिस से नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं। और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, वो पिघलते नहीं हैं और उनसे नए पदार्थ या वापिस पिघलाकर दूसरे पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं। पुनः चक्रित, पुनः चक्रण, उन्हें पिघलाकर दोबारा नए प्लास्टिक बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। तो इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो पिघल जाएंगे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो थर्मोप्लास्टिक है वो पिघल जाएंगे और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो नहीं पिघलेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो इन पदार्थों को हमें छांटना है, वर्गीकृत करना है। देखिए उत्तर, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं प्लास्टिक खिलौने, प्लास्टिक के खिलौनों को किया जा सकता है। सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, जो विद्युत तारों के ऊपर जो प्लास्टिक होता है लगा हुआ उनका आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। ये जो पदार्थ हैं ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं और ये सभी पिघलाकर नए पदार्थ गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं और दोबारा इनको एक नए प्लास्टिक के रूप में या नए पदार्थों में ढाला जा सकता है। तो ये पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। पुनः चक्रित कौन से नहीं किए जा सकते? टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, कुकर का हत्था पिघलता नहीं है इसलिए पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। विद्युत स्विच, विद्युत स्विच, ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं, इन्हें पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राणा, राणा गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है। राणा कोई लड़का है और वो गर्मियों के लिए कपड़े, कमीज़ खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो भाई आपसे राणा ने आपसे पूछा है कि मैं मार्केट जाऊंगा कल, बताओ मैं सूती कमीज़ खरीदूं या संश्लेषित कमीज़ खरीदूं, कैसे कपड़े खरीद के लाऊं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बताओ कौन से कपड़े खरीदूं मैं। तो हम उसे क्या सलाह देंगे? देखिए इसका उत्तर, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, फिर शरीर से चिपक जाते हैं, इसलिए उन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा के अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। तो हम क्या सलाह देंगे? हम यही सलाह देंगे कि भाई राणा, तू जब कल मार्केट में जाएगा तो सूती कमीज़ खरीदना है तेरे को। सूती जो कपड़े होते हैं वो क्यों खरीदने हैं? क्योंकि सूती कमीज़ या सूती कपड़े के अंदर हवा अंदर बाहर आ जा सकती है, जिससे जो गर्मियों में पसीना आता है वो पसीना वो हवा सुखा देगी और तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। संश्लेषित कमीज़ क्यों नहीं खरीदनी है? क्योंकि संश्लेषित जो कमीज़ है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म होकर शरीर के चिपक जाती है, जिससे और ज़्यादा गर्मी लगेगी और पसीना बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पसीना भी नहीं सूखेगा। इसलिए संश्लेषित कमीज़ मत खरीदना, सूती कमीज़ ही खरीदना। तो हम राणा को यही सलाह देंगे। 9 का प्रश्न आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए 10 के प्रश्न पर चलते हैं। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक होती है। असंसारक का मतलब प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, ना ही सड़ता है, उसकी प्रकृति कैसी है? असंसारक है। जैसे लोहा है, लोहा धीरे धीरे लोहे को जंग लग जाएगा, जिसे जर लगना बोलते हैं। जंग लगने के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और कमज़ोर पड़ना ही संसारण कहलाता है। लेकिन प्लास्टिक कमज़ोर नहीं पड़ता है, वो इसलिए इसे क्या कहते हैं? असंसारक। क्या कहते हैं? असंसारक। प्लास्टिक को कभी भी जंग नहीं लगता है। तो समझिए उत्तर आप देखेंगे, प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? अनअभिक्रियाशील पदार्थ। ये कभी भी क्रिया नहीं करता है,
प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अभी मैंने बताया था कि जो लोहा या अन्य धातुएं हैं वो वायु और जल से अभिक्रिया कर जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक इनकी तरह अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इससे उनका आसानी से संसारण नहीं होता, इसलिए वो कमज़ोर नहीं पड़ती हैं। संसारण का मतलब कमज़ोर पड़ना। तो प्लास्टिक ना तो वायु से अभिक्रिया करता, ना जल से अभिक्रिया करता है और ना ही अम्ल से अभिक्रिया करता है, इसलिए प्लास्टिक का संसारण नहीं होगा, प्लास्टिक कमज़ोर नहीं पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति कैसी होती है? असंसारक होती है। प्लास्टिक की असंसारक प्रकृति के कारण हम इनसे बने पात्रों में अचार, पानी, दही, अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। अचार अगर डालना हो, दही डालनी हो, तो हम किस में डालेंगे? हम प्लास्टिक के पात्रों के अंदर डालेंगे, क्योंकि अचार के अंदर क्या होती है? खटाई होती है ना, उसमें अम्ल होता है, और अम्ल जो है वो प्लास्टिक से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर लोहे से बने हुए या अन्य धातुओं से बने हुए पात्र में अचार डाल दिए तो अचार खराब हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के अंदर अचार खराब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूख जो ब्रिस्टल होते हैं, सूख या ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। जो ब्रिस्टल किनको बोलते हैं? सूख या ब्रिस्टल उनको बोलते हैं जो ब्रश के ऊपर जो धागे से होते हैं, और जो हम ब्रश करने के इसके ऊपर हम कोलगेट लगाते हैं या टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश करते हैं, ये ब्रश का हैंडल है। और ये जो दाते से होते हैं ब्रश के अंदर, इन्हें ब्रिस्टल बोलते हैं। क्या ये दोनों हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अब आप ही बताइए। ब्रिस्टल को तो मुड़ना पड़ेगा ना, ब्रिस्टल को तो मुलायम होना चाहिए क्योंकि वो माउथ हमारे मुंह के अंदर जाता है। और हैंडल को कैसा होना चाहिए? हैंडल को तो हार्ड, कठोर होना चाहिए, उसको नहीं मुड़ना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए, नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए। ब्रश का हैंडल किससे बना होना चाहिए? सख्त पदार्थ से, ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो। सख्त पदार्थ से अगर हैंडल बना होगा तो उसे आसानी से पकड़कर हम चला सकते हैं। इसके विपरीत ब्रश के जो सूख हैं या ब्रिस्टल हैं वो मजबूत एवं लचीले रस्सों से बने होने चाहिए। लचीले रेशों से बने होने चाहिए। रेशे कैसे होने चाहिए? लचीले, मुड़ने वाले और मजबूत होने चाहिए। यदि ब्रिस्टल भी हैंडल की तरह सख्त, सूख या ब्रिस्टल भी हैंडल की तरह सख्त बने होंगे तो हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक होंगे। यदि हमने दोनों को ही हमने कठोर बना दिया, सख्त पदार्थ से बना दिया, तो ये जो ब्रिस्टल हैं ये हमारे मसूड़ों को छील देंगे, नुकसानदायक होंगे उनके लिए। यदि हमने दोनों को मुलायम बना दिया तो ब्रश चलाना आसान नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि ब्रश का हैंडल सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए और जो ब्रिस्टल हैं वो किसी लचीले रेशों से बने होने चाहिए, मजबूत और लचीले रेशों से बने होने चाहिए। इसी कारण ब्रश के ब्रिस्टल नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं। और हैंडल प्लास्टिक से बना होता है, सख्त प्लास्टिक से बना होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर आपकी क्या सलाह होगी? उत्तर देखिए, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी, विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, हल्का भी होता है, प्रबल, मजबूत होता है, चिरस्थायी, लंबे समय तक चलता है, विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा को अपने अंदर से नहीं जाने देता है, इसलिए ये बहुत उपयोगी है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है। अगर प्लास्टिक टूट जाता है तो उसे जीव खाते नहीं हैं, जीव उसका अपघटन नहीं करते हैं,
जीव उसे गलाते और सड़ाते नहीं हैं, इसका मतलब वो क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय है। अर्थात ये प्लास्टिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, सरलता से गलता नहीं है, प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है, इसे जीव जंतु नहीं खाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग हमें करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। प्लास्टिक को पुनः उपयोग कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए, उपयोग कम कीजिए। पुनः उपयोग कीजिए, जैसे आप दुकान से आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है ये प्लास्टिक की, क्या आप इसको फेंक दोगे? नहीं, इसमें आप लस्सी डालो, इसको साफ करके आप दूध डालो, घी डालो, इसके अंदर और प्रयोग में लाओ इसको, इसके अंदर तेल डालो आप, तो इसका पुनः उपयोग कीजिए आप, ठीक है। पुनः प्राप्त कीजिए, इन चीज़ों को पुनः प्राप्त कीजिए। जैसे कोई भी पदार्थ बगाया हुआ है तो उसको साफ करके आप पुनः प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं। पुनः चक्रित कीजिए, ये बोतल अगर टूट जाती है तो आप इसको कबाड़ी को दीजिए, वो क्या करेगा, आगे भेजेगा और फिर इसको काट कर पिघला कर नई बोतल तैयार करती जाएगी, तो उसे पुनः चक्रण बोलते हैं। कम उपयोग कीजिए, जहाँ तक संभव हो उसके प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। जैसे हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सब्जी लेने के लिए प्लास्टिक की थैली मत मांगिए दुकानदार से, खुद का एक थैला लेकर जाइए जो कपड़े से बना हुआ है। तो प्लास्टिक का प्रयोग कम कीजिए। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि जैव अनिम्नीकरणीय है। अगर उसको हम फेंक देंगे तो वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मिट्टी में इधर उधर उड़ता रहेगा, मिट्टी को प्रदूषित करेगा। जल के अंदर नदियों में चला गया, तालाबों में चला गया तो वो जल को प्रदूषित करेगा। पशु अगर खा जाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए उसको फेंकना नहीं है, उसका प्रयोग कम ही करना है और इन 4 बातों का ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही मिलान करना है कॉलम और कॉलम बी का। मैं सीधे उत्तर ही निकाल लेता हूँ और समझाता हूँ आपका। पॉलिएस्टर, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। पॉलिएस्टर से बने जो कपड़े होते हैं उसमें सड़वट नहीं पड़ती हैं। जैसे सूती कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा हम उसको प्रेस करते रहते हैं क्योंकि उसमें सड़वट पड़ जाती है, लेकिन पॉलिएस्टर जो है इससे बने कपड़े में बल नहीं पड़ते, सड़वट बहुत कम पड़ती हैं, नहीं पड़ती हैं, ना के बराबर पड़ती हैं। टेफलॉन, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। टेफलॉन वो प्लास्टिक होता है जिसका प्रयोग न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। जैसे फ्राई पैन है, कढ़ाई है जिसमें हम फ्राई करते हैं, तो उसमें अंदर से वो प्लास्टिक का लेप होता है। ये प्लास्टिक का लेप क्या करता है, भोजन को चिपने नहीं देता है, ये भोजन को चिपने नहीं देता। तो टेफलॉन क्या है, जो भोजन बनाने के लिए जो पात्र होते हैं, जो बने होते हैं, उनके अंदर इनका लेप किया जाता है टेफलॉन का, ताकि भोजन ना चिपके। ठीक है, टेफलॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो गर्म करने के लिए, भोजन को गर्म करने के लिए जो पात्र होते हैं उनके अंदर लेप किया जाता है। रेयन, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें लकड़ी की मिलावट होती है, इसलिए पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है, पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि इसमें लकड़ी की लुगदी होती है, कास्ट लुगदी। लकड़ी का बुरादा होता है, इस लकड़ी के बुरादे से बनाया जाता है, कास्ट लुगदी से बनाया जाता है। नाइलॉन, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग में लाया जाता है। नाइलॉन जैसे पैरासूट है, मोजा है और पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ती हैं, और मजबूत क्या है, नाइलॉन है। नाइलॉन से ही हम मजबूत बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। जो संश्लेषित जो रेशे हैं इनका औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर देखिए, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने और एवं जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण। संश्लेषित रेशे कहाँ बनाए जाते हैं, ज़्यादा उद्योग में बनाए जाते हैं ना, तो इनका औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, वनों को बचाने में सहायक है। कैसे? क्योंकि संश्लेषित रेशे
किससे बनाए जाते हैं? रसायनों से बनाए जाते हैं। तो इन्हें वनों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेड़ पौधों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही जीवों को मारने की ज़रूरत पड़ती है। इस जैसे प्राकृतिक जो रेशे होते हैं ना, वो प्रकृति से मिलते हैं, या तो पेड़ पौधों से मिलेंगे या जीव जंतुओं से मिलेंगे। तो जीव जंतुओं को मारना पड़ता है या जीव जंतुओं से प्राप्त करने पड़ते हैं, या पेड़ पौधों को काटना पड़ता है तो वनों को काटना पड़ता है। लेकिन संश्लेषित रेशों में वनों को नहीं काटना पड़ता, तो वनों के संरक्षण में सहायक हैं, वनों को बचाने में सहायक हैं। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? रसायनों द्वारा। और ये रसायन वनों से प्राप्त नहीं होते हैं, ये रसायन वनों से प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए वन नहीं काटने पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रदर्शित करते हुए प्रश्न नंबर 15 है। ये प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक है। ये प्रदर्शित कीजिए, क्रियाकलाप बनाना है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या मुड़ जाता है, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी और पॉलीथीन, मैंने ऊपर उदाहरण बताया ना, पीवीसी और पॉलीथीन, ये किसके उदाहरण हैं? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। एक सेल लीजिए, सेल पर एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, जैसे घड़ी का सेल होता है। एक सेल हमने ले लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव भागों में तारों को जोड़ दीजिए। हमने तारों को जोड़ दिया, उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटाने देने पर बल्ब जल जाता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो आपको कैसे समझना है? जैसे हमने एक सेल ले लिया, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, इससे हमने तार जोड़ दिए और यहाँ पर हमने लगा दिया एक बल्ब, एक तार बल्ब से जोड़ दिया। और ये अब यहाँ पर बीच में हमने जोड़ दिया थर्मोप्लास्टिक। क्या जोड़ दिया? थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक जोड़ दिया तो ये जो बल्ब है ये नहीं चसेगा, ये जलता नहीं है बल्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोप्लास्टिक कैसा है? विद्युत का कुचालक है। जैसे ही हमने इस थर्मोप्लास्टिक को हटा दिया तो ये विद्युत जलना शुरू कर देता है। तो इससे ये साबित होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने याद कर लिए हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे इस चैनल पर आप जुड़े रहिए और अपना लाभ उठाइए। प्रतिदिन जो लेक्चर डाले जाते हैं उनको आप अध्ययन कीजिए और उनको अच्छी प्रकार से समझिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको जो हम वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं उनकी सूचना आपको मिलती रहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।